नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा 49 में हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति। आज का जो विषय है जननायक जनता पार्टी के उतार के बारे में है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। तो इसके कारणों का हम पता लगाएंगे, जहाँ तक मुझे पता है कि किस कारण से वो आई है और कितना परसेंटेज उसका नीचे आया है। इस संबंध में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जननायक जनता पार्टी ने जो मुख्य पार्टी है चौटाला परिवार की, ओम प्रकाश चौटाला परिवार की, यानी कि चौधरी देवीलाल परिवार की, और इंडियन नेशनल लोकदल से वो निकली है 2019 के इलेक्शन से पहले। इसमें 19 में बड़े रुतबे के साथ पहली बार पॉलिटिकल पार्टी बनी और पहली बार पॉलिटिकल पार्टी ने 10 सीटें जीती अपने दम पे और 14.9% वोट बैंक हासिल किया और 10 सीटें हासिल की। और हरियाणा सरकार में जजपा और भाजपा का गठबंधन में शामिल हुई और दुष्यंत जो चौटाला जी हैं डिप्टी सीएम बने हरियाणा के। और मार्च 2024 से पहले गठबंधन टूट गया, भाजपा ने गठबंधन तोड़ लिया। और उसके बाद गठबंधन टूटने के बाद आम जनता में जननायक जनता पार्टी के प्रति नेगेटिव रोल स्टार्ट हुआ। नेगेटिव रोल तब स्टार्ट और भी हो गया होगा जब जननायक जनता पार्टी ने भाजपा के साथ मिल के सरकार बनाई, क्योंकि इलेक्शन से पहले अलग मुद्दे होते हैं लोगों के सामने जाने के, और इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी में शामिल होता है गठबंधन में तो अलग मुद्दे होते हैं। तो लोगों की जो समझ है उस समझ से अलग होके काम किया। और लेकिन इसमें दो राय नहीं कि लोग भूल जाते हैं, जल्दी ही भूल जाते हैं। 5 साल में इलेक्शन आता है तो 5 साल में लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। ऐसा भी हरियाणा में है और पूरा भारतवर्ष में ऐसा हम कह सकते हैं। तो जनता पार्टी का जो जननायक जनता पार्टी का तो उतार है, वो चढ़ाव है, वो गठबंधन करने से स्टार्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होने से ही स्टार्ट होता है। और पहली बड़ी गलती ये कि दुष्यंत चौटाला और उनकी फैमिली ने जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी थी है इंडियन नेशनल लोकदल, उससे वो सेपरेट हुए। क्योंकि बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन जो चल रहा था इलेक्शन से पहले, बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा था। वो सरकार भी बना सकता था, गठबंधन सरकार नहीं बना सकता था तो वो बहुत ज़्यादा सीटें जीत सकता, 30 से 35 सीटें वो जीत सकता था, जैसे लोगों में रुझान आ रहा था। लेकिन जो थिंक टैंक है जजपा को बनाने के लिए, जिन्होंने जजपा का माइंड दिया, सेपरेट होने का माइंड दिया, क्योंकि थिंक टैंक जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है पार्टी में कि फ्यूचर में क्या होगा। प्रेजेंट में तो है लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उस पर भी थोड़ा सा विश्लेषण नहीं किया कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि जजपा का जो थिंक टैंक है इसमें वो पूरी तरह से असफल हुआ। कुछ सफल हुआ, नो डाउट, 10 सीटें ली, सफल हुआ,
लेकिन सरकार में रहते ही मतलब शामिल होते ही असफल होना स्टार्ट हो गया। ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो उम्मीदें थी वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत थी। लेकिन अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना रही है कल 48 सीट के साथ। जब 19 में उन्होंने 40 सीटें जीती, लेकिन 24 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे 48 सीटें जीती। अब उसमें जो एग्जिट पोल के रुझान है वो कुछ भी कहते नहीं, लेकिन जो अगर लोगों की नेगेटिविटी है तो मुख्य नेगेटिविटी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होनी थी। तो अगर जजपा के साथ नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी का मतलब कि नकारात्मकता थी, हम आपको सरकार में नहीं लाएंगे। लेकिन अब ये भी देखिए कि अब जजपा का जो 14% से ज़्यादा यानी 14.9% से जो वोट बैंक बना 19 में, वो 24 में 0.90% आ गया। कितनी बड़ी विडंबना है इसमें कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कि 8 सीटें बढ़ी, वोट बैंक बढ़ा, दोबारा से सरकार बना रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो उसके गठबंधन में थी 10 सीटें थी, और 10 में से इलेक्शन के दौरान ही उसमें से 7 एमएलए चले गए, 3 एमएलए रहे, और वो लास्ट में 3 एमएलए भी अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाए, और सभी सीटों पे 90% से यानी 99 सीटों पे जमानत जब्त हुई। 70 विधानसभा पे जजपा ने चुनाव लड़ा, 20 पे आज़ाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी उठी अचानक और वो अगले ही 5 साल में वो बिल्कुल धरातल पे आ गई, ग्रास रूट पे आ गई। तो ये एक थिंक टैंक इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, थिंक टैंक का होना, कि किस तरह से हम काम करेंगे। एक बार तो हो जाता है कि ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले अगर पार्टी में रहते, दुष्यंत फैमिली अगर पार्टी में रहती तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता, क्योंकि दुष्यंत जी जो हैं और उनके जो फादर हैं, दोनों ही हिसार लोकसभा से सांसद चुने गए हैं और सरकार में रहे हैं, और फ्यूचर में सांसद कितने बनेंगे अब इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी 0.90 पे आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, थिंक टैंक का होना बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से समय के लिए एक बहुत बड़ी विशाल पॉलिटिकल पार्टी में आप शामिल होते हो, जिसका बहुत बड़ा संगठन है। 19 राज्यों में उसकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी सरकार है, जिसका इतिहास ही छोटी पार्टियों को कैप्चर करना है और यूज करके छोड़ देना है। अब महाराष्ट्र में चुनाव की डेट अनाउंसमेंट हो गई है, तो वहाँ कितना कुछ हुआ अंदाज़ा लगाया गया होगा। इवन प्रकाश सिंह बादल की जो पॉलिटिकल पार्टी है शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, उसके साथ क्या हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो थिंक टैंक को इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि फ्यूचर में आपके साथ ये होगा और वो लाजमी है, क्योंकि कोई भी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका यही होता है कि एक समय में उसका यूज़ किया जाए और यूज़ करके उसको फेंक दिया जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है, थिंक टैंक की जो रणनीति है, वो काम करती है। इस थिंक टैंक की रणनीति को समझने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में थिंक टैंक का होना इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार जब सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी सीटों के आधार पे, और कम सीटें थी बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन उस टाइम पे माननीय काशीराम जी ने
लीड किया कि हम सरकार में सबसे बड़े हिस्सा होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री हम होंगे। तो बहन जो मायावती जी हैं वो मुख्यमंत्री बनी पहली बार उसके सपोर्ट से। यहाँ क्या हुआ जजपा के साथ कि दुष्यंत जी ने डिप्टी सीएम बनना आसान समझा, ना कि सीएम बनना। मेरा इसमें ये मानना था कि अगर इसमें दुष्यंत चौटाला जी सीएम बनते, मुख्यमंत्री बनते, तो इसमें जो लोग हैं जो छोड़ के अब चले गए हैं वो इतना नहीं छोड़ के जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन डिप्टी सीएम भी बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब लीड रोल में आप होते हो, किंग मेकर जब आप होते हो, तो आप मुख्यमंत्री से कम पद नहीं मान सकते हैं। मेरा तब भी ये मानना था जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने, एक दो उनके एमएलए मंत्री बने, तो मेरे दोस्तों से यही कहना था कि इसमें थिंक टैंक की सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। कमी ये है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर सीएम नहीं भी बनाती है दुष्यंत चौटाला जी को 5 साल के लिए, लेकिन 2.5 साल के लिए तो बना ही सकती है, 2 साल के लिए तो बना ही सकती है, और ये लाजमी था। लेकिन दूसरा ये था कि एक डिप्टी सीएम 20 से ज़्यादा मंत्रालय लेगा, यानी कि डिपार्टमेंट लेगा, क्योंकि पूरे तो हरियाणा में 50-55 के बीच में या 56 के बीच में डिपार्टमेंट है पूरे हरियाणा सरकार में। अगर एक डिप्टी सीएम 20 पद विभाग लेगा तो बहुत बड़ी बात है। एक उसमें उकलाना से अनूप धानक जी एमएलए बने जजपा के, तो उसको तो एक ही वो डिपार्टमेंट दिया, वो भी म्यूजियम डिपार्टमेंट। कितना म्यूजियम यहाँ आता है हरियाणा में, आप देखिए। तो अगर एक ही डिप्टी सीएम अगर 20 डिपार्टमेंट लेगा तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम पे दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम अगर बनते तो थिंक टैंक का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी गई है, ये नेगेटिविटी को रोका जा सकता था। और मैं ये भी समझता हूँ कि उस टाइम पे भी मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि इस सबसे बड़ा जो किंग मेकर है वो दुष्यंत चौटाला की जजपा पार्टी है, क्योंकि किंग मेकर में है। अगर वो कहते कि जो मुझे सीएमशिप चाहिए है, तो वो अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, लेकिन 5 साल 2.5 साल तो आराम से देते। तो इसमें जो मनोहर लाल जो खट्टर जी थे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई, या उनके थिंक जो टैंक है बीजेपी का हरियाणा में या एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं था मानने का। अगर कोई सरकार नहीं भी बनती, कांग्रेस की भी नहीं बनती, भाजपा की भी नहीं बनती, और जजपा की तरफ से भी नहीं बननी थी, तो कोई 6 महीने के बाद दोबारा से चुनाव हो सकते थे, उसमें 6 महीने राष्ट्रपति शासन लग सकता था। लेकिन जब दोबारा चुनाव होता तो जननायक जनता पार्टी अधिक सीटें जीतती, 10 से ज़्यादा सीटें और ज़्यादा बढ़ती। लेकिन एक बहुत गैप के बाद, क्योंकि 2005 में जब सरकार गई इंडियन नेशनल लोकदल की, मुख्यमंत्री जब थे ओम प्रकाश जी चौटाला, तो तब के बाद एक सांसद ही तो बने दुष्यंत चौटाला जी, और उसके बाद जो वर्कर जो ट्रांसफ़र हुए इंडियन नेशनल लोकदल से, तो उनको भी मैं कहूँगा मलाई खानी थी, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, तो सरकार बनने के बाद बेनिफिट तो उठाना ही होता है, तो एक लंबे समय के बाद बेनिफिट उठाना भी उन कार्यकर्ताओं के लिए हैवी था, यानी कि मानना भी ज़रूरी था कि भाई सरकार में शामिल होते हैं। और 5 साल में जब चुनाव होगा तो ये भी है कि लोग कितना उस पर याद करेंगे या भूलेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका था मुख्यमंत्री बनने का,
वो गवा दिया जननायक जनता पार्टी के जो मुख्य लीडर हैं दुष्यंत चौटाला जी। अब दूसरा ये है कि 2019 में पार्टी ने जो टोटल जो वोट लिए हैं वो 18,58,003 वोट लिए हैं 2019 में। और इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में पार्टी ने 1,24,124 वोट लिए हैं। कितना वोट घट गया है, बहुत ज़्यादा वोट घट गया है। परसेंटेज में कहेंगे तो आपका 1% भी नहीं आया है, यानी कि 1% में आपका 10% -10% आपका बचा है, तब 1% उसमें होगा, यानी कि 0.90%, यानी 10% उसमें मिलाएंगे तो 1% उसमें बनेगा। तो आपने 13 पॉइंट से भी ज़्यादा प्रतिशत गंवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो यहाँ इसमें इस इलेक्शन में आज़ाद समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, जो आज़ाद समाज पार्टी जो अभी रजिस्टर्ड हुई है, और उनका एक सांसद है नगीना से एडवोकेट आज़ाद सिंह जी। तो उसमें क्या कि 20 सीटें उनको दी गई और 90 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा। अब उसका ये है कि उन्होंने इस चुनाव में 19,584 वोट लिया। आज़ाद समाज पार्टी का इस चुनाव में 20 सीटों पे 19,584 उन्होंने वोट लिया। उनका तो बेनिफिट हुआ, नो डाउट। पहली बार चुनाव लड़ा आज़ाद समाज पार्टी ने, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, तो उनको बेनिफिट हुआ उसमें, क्योंकि पहले पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। अगर पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो वोट लेती है, कुछ ना कुछ तो वोट लेती है, लेकिन वो तो -0 से नीचे है। लेकिन यहाँ पे 19,584 वोट उनको मिला है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट में हुई है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आज़ाद समाज जो जननायक जनता जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा लॉस में है। अब इसमें क्या है कि जो स्लोगन दिया, किसान कमेरे आगे बढ़ जीत ले चंडीगढ़, अच्छी बात है भाई, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो आइडियोलॉजी है उस पे खरा उतरना। क्योंकि अगर आज इंडियन नेशनल लोकदल सरवाइव कर रही है तो वो आइडियोलॉजी के बिहाफ पे कर रही है। तो इस जैसे कल हमने इस पे बातचीत की, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का बढ़ता जनाधार, तो नो डाउट उसका जनाधार बढ़ा है और फ्यूचर में वो बढ़ेगा। जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो वो कम नहीं होगा, वो आगे ही जाएगा। वो चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं चल रहे हो, आप भी चल रहे हो, लेकिन अवसरवादिता में ज़्यादा चल रहे हो। आइडियोलॉजी में अवसर आपने डाउन पेमेंट में लिया डिप्टी सीएम में। अगर आप सीएम शिप में लेते, मैं समझता हूँ आपको बेनिफिट डबल होता उस चीज़ का। तो ये नेगेटिविटी जो आई है पॉलिटिकल पार्टी में वोट शेयर को लेकर, वो नहीं आ पाती, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो थिंक टैंक है उसको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अगर हमें गठबंधन बनाए रखना है, क्योंकि बिना गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टी दो मुख्य पॉलिटिकल पार्टियों में सरवाइव नहीं हो सकती। मैंने कल भी कहा था इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में भी, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहना है, राजनीति में रहना है, तो आपको कोई गठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में आना होगा, नहीं तो सभी सीटों पे जमानत जब्त होनी ज़रूरी है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि निश्चित है। और इसमें क्या है कि ये नेगेटिविटी क्यों है कि जो आइडियोलॉजी उन्होंने जहाँ तक मैं समझता हूँ छोड़ दी।
इसमें ये नहीं है कि आप मुझे ये नहीं कह सकते आप गलत कह रहे हो, नहीं। आपने अगर आइडियोलॉजी आप रखते तो इतना नेगेटिव रोल आपका 3% घट सकता था, 5% घट सकता था, 10% घट सकता था, लेकिन इतना सारा ही चला गया आपका तो वोट परसेंट। तो इसमें आपने आइडियोलॉजी से आपने समझौता जो किया है उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ा है। और जो कार्यकर्ता अभी जो हैं, जैसे अभी जो टोटल कार्यकर्ता इनके पास हैं वो फ्यूचर में इंडियन नेशनल लोकदल के पास जा सकते हैं। मुख्य जो लीडरशिप है जजपा में वो जाट सोसाइटी की है, जाटों का के कारण है। लेकिन आज जो जाट सोसाइटी का जो माइंड है वो सरकार के साथ चलने का है। अब जो सरकार है उसके साथ वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो वो वापस ही अपनी पार्टी की, यानी कि जो उनकी जो रियल जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसमें वो जाना लाजमी है। क्योंकि जो आगे फ्यूचर का जो 5 साल का जो प्लान है वो बहुत बड़ा लंबा प्लान है। तो कुछ ना कुछ कार्यकर्ता आपके पास रहेंगे, लेकिन वोट बैंक को बनाए रखना 1,24,000 को वही बड़ी चुनौती होगी। तो इसके लिए गठबंधन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा फ्यूचर में। और इसमें क्या है कि यहाँ पे जो दिग्विजय चौटाला जी हैं वो तीसरे नंबर पर रहे हैं डब वाली सीट से। ये बहुत बड़ी बात है कि डब वाली सीट वो जीत भी सकते थे, लेकिन जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें वो नकारात्मकता जो आई है तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन थर्ड पोजीशन पे आना, जिसमें 35,261 वोट लेना बहुत बड़ी बात है इसमें। और इसमें जो मुख्य जो किरदार है जजपा का, दुष्यंत चौटाला जी, जो उज्जाना से जब 19 में इलेक्शन लड़ा तो 1 लाख से अधिक वोटों के साथ वो आगे बढ़े। लेकिन जब हम चुनाव लड़ते हैं 24 में वो 7,950 पे रुकता है और 41,018 वोट से वो हारता है और वो 5वां स्थान हासिल करता है। पहला, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, वो 5वें स्थान पे आती है। तो ये तकरीबन 7,950 वोटों के साथ इसमें होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में अगर जजपा को सरवाइव रखना है, जैसे उसके थिंक टैंक बहुत कुछ सोचते होंगे, बिना गठबंधन के सरवाइव होना जजपा के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा, पहली बात। दूसरा, आइडियोलॉजी से भी समझौता करना, अगर वो चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी के साथ समझौता करना, जजपा भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से शामिल होते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और तीसरा क्या है कि फ्यूचर में ग्रास रूट पे आना होगा और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखना होगा। और 5वां, अगर वो कर सकते हैं तो अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो सकते हैं, अपनी जजपा जननायक जनता पार्टी को लेके। ये भी हो सकता है, लेकिन पार्टी और पारिवारिक जो खलय है वो बहुत बड़ी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बातें जा चुकी हैं मर्ज की, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अगर मर्ज होते हैं, इवन कांग्रेस में मर्ज हो जाए, तब भी वो अपना सरवाइव कर सकते हैं।
क्योंकि लीडर तो आप तभी बन सकते हैं आप अगर आप सेपरेट चुनाव लड़ते हैं तो आपका कोई वजूद नहीं बनेगा 10 सीटों तक आप जो जीते हैं। अगर आप सांसद का भी टिकट लेते हैं, आप जीतते हैं, तो आप किस सीट पे को निकाल सकते हैं सेपरेट इस पोजीशन पे आके, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन 5 साल का जो वर्क होगा वो भविष्य को तय कर सकता है कि कहाँ तक आप सरवाइव कर सकते हैं। तो मेरा तो ये स्टिक मानना है भाजपा को लेके कि जो 17 लाख से ज़्यादा जो वोट घटे हैं उन तक रीच करना, दोबारा से मनोबल बनाए रखना और अपने कार्यकर्ताओं को संभालना, अपने वोटरों के पास जाना और उसको यकीन दिलाना कि हम अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। क्योंकि तीसरा जो गठबंधन जो चला है इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि जो वोटों का अगर ट्रांसफ़र इधर से भी हो जाता और 3 सीटें उनकी भी आ सकती थी। अभी 2 सीटें इंडियन नेशनल लोक दल की आई हैं तो बसपा की वो 3 सीटें निकाल सकते थे। तो यहाँ पे भी एएसपी और इंडियन जजपा का जो गठबंधन है वो बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, इसमें अगर कोई दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, पॉलिटिकल पार्टी तो हरियाणा में बहुत सारी हैं, लेकिन वो गठजोड़ इम्पोर्टेंट है। आपको हर टाइप से गठबंधन करना पड़ेगा एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियों का, क्योंकि यहाँ पे तो 70 से अधिक पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। तो उसमें से 5 पॉलिटिकल पार्टी हटा दें तो बाकी तो सारी मैदान में है, जिसका वोट बैंक बहुत कुछ मायने रखता है। अब यहाँ जजपा का जो वोट बैंक है, किसी सीट पे 270 वोट आई हैं, किसी सीट पे 440 आए हैं, किसी पे 1000 आई हैं, किसी पे 300 आई हैं, किसी पे 200 आई हैं, किसी पे 8000 भी आई हैं, किसी पे 7000 भी आई हैं, किसी पे 35000 भी आई हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी सीटों पे, 70 सीटों पे, कुछ सीटों को मिला कर ली जाए तो 60 सीटों पे 1000 से नीचे ही वोट बैंक है। और 60 में से अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो 500 से कम ही वोट है एक सीट पे। अब हिसार से ही लीजिए आप, हिसार विधानसभा से, तो उसमें भी आपकी 500 वोट नहीं है, ठीक है। तो कुछ सीटों पे तो बिल्कुल ही उससे भी डाउन है। तो यहाँ आइडियोलॉजी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो आइडियोलॉजी अगर बनाए रखना है तो उसी आधार पर आगे बढ़ना होगा। आइडियोलॉजी अगर आपने ख़त्म करना, थिंक टैंक को ही सोचना होगा। जो जजपा का जो थिंक टैंक है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट सोचता है, फ्यूचर की, जब लंबे फ्यूचर की नहीं सोचता है, कि राजनेता जो है, लीडर जो है ना, वो एक लंबे फ्यूचर से सोचता है। और जिसको घराने से, बैकडोर मीन फैमिली हेरिटेज से राजनीति मिली है, तो उसके लिए तो लंबा ही चलना होता है। नहीं तो यहाँ हम ये देख रहे हैं अभी इलेक्शन में कि बिश्नोई जो फैमिली है उसका अभी एक विधायक है, चंद्रमोहन, जो अभी कांग्रेस में है। बीजेपी वाले तो ख़त्म हो गए, है ना। तोसाम बंसीलाल की अगर हम फैमिली देखते हैं तो तोसाम, उसमें एक ही विधायक है, श्रुति, जो तोसाम से बनी है, वो भी समझौतों के तहत बनी है। ये भी हमें सोचना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ जितनी भी अब फैमिली और भी है, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो यहाँ आपका इसमें आगे फ्यूचर में क्या प्लान होगा? या आप एक सीट पे होगे, कहीं तो आप डिप्टी सीएम की बात पहुँचे और कहीं आप एक सीट पे भी नहीं पहुँचे आपकी सीट पे। तो ये एक बड़ी सोच के साथ आपको चलना होगा। आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया।